हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलो, अपन लोग पढ़ रहे थे बेटा फैक्टर एडिशन। तो फैक्टर ऐड करना तो हम सीख गए थे, अब उसके लॉस को देखेंगे हम। ठीक है, सारी चीजें अपन सीख चुके हैं। अपने को थ्योरेटिकल पोर्शन अपना देखना है कि लॉस को एक बार समझ लेते हैं कि क्या लॉस है। फैक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास 4 लॉ हैं। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास 4 लॉ हैं। एडिशन लॉ, ये दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है। ये दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सबसे सिंपल मेथड होता है। इसी का दूसरा रूप है ट्रायंगल लॉ। ये भी दो वेक्टर्स को ऐड करने का ही रूल है। तीसरा रूल है पैरेललोग्राम लॉ। ये भी दो वेक्टर्स को ऐड करने का रूल है। ऐसा कह सकते हैं हम कि एक ही बात है, चेहरे अलग अलग हैं। बस बात एक ही बताएंगे, सब चेहरे अलग अलग हैं। लेकिन अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं तो आपको पॉलीगन लॉ समझना पड़ेगा। अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं तो आपको पॉलीगन लॉ समझना पड़ेगा, या फिर आप वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कर करके उन्हें ऐड कर सकते हो, जैसे अपन सीख चुके थे। तो कुल मिला के 4 लॉ हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडिशन लॉ की। एडिशन लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आप पहला वेक्टर ड्रॉ करो, फिर पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो। देखो, पहला वेक्टर ड्रॉ किया, फिर दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, फिर पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक एरो बनाओ। वही एरो इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। एडिशन या फिर हम कह सकते हैं रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आपको ऐसी बंदिश नहीं है कि मैं पहले ए वेक्टर को ही ऐड करूं बी में, या बी वेक्टर को ए में ऐड करूं। हम किसी भी वेक्टर को पहले ले सकते हैं। मान लो मैंने पहले वेक्टर लिया बी, तो मैंने पहले बी बनाया, फिर इसके हेड से ए बनाया, फिर बी की टेल से ए के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ किया। वो क्या मिला? रिजल्टेंट। तो आप देखोगे ये दोनों रिजल्टेंट, जब इनकी लेंथ मेजर करोगे आप, तो इन दोनों की लेंथ एकदम इक्विवेलेंट है, एकदम इक्वल। ये दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। तो हमें ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि ये और ये वेक्टर एक ही है। तो मतलब ये हुआ कहने का कि ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना? चाहे ए में बी ऐड करो, चाहे बी में ए ऐड करो, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये ईस्ट और ये नॉर्थ और ये ईस्ट। मैं पहले चला ईस्ट की तरफ, पहले केस में 40 मीटर चला, फिर 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं 50 मीटर चला हूं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 50 मीटर आएगा, और ईस्ट के साथ 37 डिग्री बनाता हुआ, ईस्ट के साथ 37 डिग्री बनाता हुआ। अब अगर मैं अपनी इस चीज को उल्टा कर दूं कि पहले नॉर्थ में चलूं, तो देखो पहले नॉर्थ में चला 30 मीटर, फिर ईस्ट में चलूं 40 मीटर, फिर मैंने देखा अपना रिजल्टेंट। अब भी मुझे अपना रिजल्टेंट कितना मिला? 50 मीटर। और अब भी ईस्ट के साथ कितनी डायरेक्शन मिली? 37 डिग्री। अब ईस्ट के साथ कितनी डायरेक्शन मिली? 37 डिग्री। तो आप वेक्टर को किसी भी सीक्वेंस में ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि वेक्टर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि आप सीक्वेंस चेंज कर दो तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? हमारा वेक्टर एडिशन। ऐसी प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? वेक्टर एडिशन। ठीक है ना? दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए होता है ये एडिशन लॉ। काफी अच्छे से हम पिछले लेक्चर में समझ भी चुके हैं। ठीक है ना? और सिंपलेस्ट वे है ये दो वेक्टर्स को ऐड करने का, सिंपलेस्ट वे। ठीक है बच्चों, फटाफट से जो भी बोर्ड पे है उसको पूरा नोट करो अच्छे से। दूसरा लॉ देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ। दूसरा लॉ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल की दो रेगुलर साइड, अगर किसी ट्रायंगल की दो रेगुलर साइड्स, रेगुलर मींस 1 2, मतलब पहला खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ। वेक्टर का खत्म होने का पॉइंट कौन सा है? एंड पॉइंट इज हेड ऑफ द वेक्टर। द हेड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। तो व्हेन फर्स्ट वेक्टर एंड्स, सेकंड वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट वेक्टर।
वी कैन से दैट फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर शुड बी स्टार। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो रेगुलर साइड्स, दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स दो रेगुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब पहला खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, तो थर्ड जो साइड होगी अपोजिट मैनर में। अपोजिट मैनर कहने का मतलब ये है कि अगर उसी मैनर में चलते हैं हम तो ए ऐसे आनी चाहिए, बी ऐसे आनी चाहिए और तीसरी ऐसे आनी चाहिए, लेकिन ऐसे ना आके ये क्या हुई अपोजिट मैनर में। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो रेगुलर साइड्स दो रेगुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दो रेगुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, ठीक, तो थर्ड साइड जो अपोजिट मैनर में होगी, जो थर्ड साइड जो अपोजिट मैनर में होगी, वो साइड इन बचे हुए दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स दो रेगुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, तो थर्ड वाली साइड अपोजिट मैनर में इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस लॉ इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस लॉ इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि ये वेक्टर ए ये बी, तो ये इनका रिजल्टेंट। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था फॉर्मल डेरिवेशन, वो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इसको आगे बढ़ाया, ये बी cos थीटा ये बी sin थीटा, सारी चीजें आपको पता है, वो सेम रिजल्ट यहां से भी लेके आए जा सकते हैं, ठीक है। बात वही है, देखो इसमें भी पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो एरो होगा वो रिजल्टेंट कहलाता है अकॉर्डिंग टू एडिशन लॉ। आप देखो वही बात तो यहां फुलफिल हो रही है। ये बात कौन सी लगी, ये वही तो बात है। ये ट्राइंगल लॉ कह लो, इसको एडिशन लॉ कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातों का एक ही मतलब है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। समझ आ रहा है ना, दोनों बातों का एक ही मतलब है। जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और आपसे बोला कि बताओ बच्चों पहचानो इसमें से कौन सा वेक्टर बाकी दोनों बचे वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। तो आपको देखना क्या है, आपको दो रेगुलर साइड्स देखनी है और जो थर्ड साइड होगी अपोजिट मैनर में, वो बची हुई दोनों रेगुलर साइड्स की वेक्टर का एडिशन होगी। तो अब इसमें रेगुलर साइड देखो कौन सी है, क्या ए और बी रेगुलर है, नहीं है। क्या बी और ए रेगुलर है, नहीं है। क्या बी और सी रेगुलर है, नहीं है। हाँ सी बी, यस ये रेगुलर है और ए अपोजिट मैनर में। तो हम इसमें बोल सकते हैं ए इज द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी। इसको हम बोल सकते हैं ए इज द रिजल्टेंट ऑफ, इसका आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। यही एग्जांपल है, यहां पूछा जाए फिर से वही देखो, रेगुलर कौन कौन है, सी और बी रेगुलर है, नहीं। ए और सी रेगुलर है, नहीं। रेगुलर कौन है, ए बी। सी अपोजिट डायरेक्शन में, सी अपोजिट डायरेक्शन में, तो सी इज द रिजल्टेंट ऑफ, सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। देखो है ना सिंपल। चलो स्क्रीन पॉज करो, फटाफट नोट करो सारी चीजें। नेक्स्ट देखो पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये काम आएगा। बातें सब वही हैं जो पहले दो लॉज में बताई हैं, वही सारी चीजें हैं पैरेललोग्राम लॉ में, घबराने का नहीं बिल्कुल। लेकिन इससे बहुत सारी कंक्लूजन हमारे आसान हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं, बस क्वेश्चन को देखा सॉल्व, है ना। हाँ इसलिए चलो भाई अब तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है चलो भाई पैरेललोग्राम लॉ, ओके चलो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, तो अगर पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम तो बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, एक सबसे पहला काम आपका होमवर्क है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और रोम्बस की, ये आपका होमवर्क है। आपको मजा आएगा, क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। चलो देखते हैं बच्चों पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है।
तो पहले पैरेललोग्राम बना लेता हूं मैं। तो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है। ये लो, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया सब, ठीक है ना। ये एक ही पॉइंट से जो स्टार्ट हो रही हैं, जो साइड्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, ये कहलाती हैं एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट साइड्स। तो एक ही पॉइंट से दो साइड स्टार्ट हो रही होती हैं, उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, तो दो एडजेसेंट साइड हमने ये वाली मान ली और इनके बीच में एंगल मान लिया हमने थीटा। अगर किसी स्टेटमेंट सुनना भाई, समझना डेफिनेशन इसकी, कि अगर आपसे कोई बोले कि लिखो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? If two adjacent sides of a parallelogram represents two vectors, if two adjacent sides of a parallelogram represents two vectors, then the diagonal of the parallelogram which passing through this adjacent point represents the addition of these two vectors. मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, दो एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, तो इस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल जो इस एडजेसेंट पॉइंट से पास हो रहा है, जो इस एडजेसेंट पॉइंट से पास हो रहा है, वो वाला डायगोनल। डायगोनल तो दो होंगे इसमें, कौन सा वाला डायगोनल? वो वाला डायगोनल जो इनके एडजेसेंट पॉइंट से पास हो रहा है, वो वाला डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया पैरेललोग्राम लॉ? If two adjacent sides of a parallelogram represents two vectors, then the diagonal passing from adjacent point represents the resultant. This statement is called as parallelogram law of vector addition. ठीक? अच्छा, तो देखो अगर ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? सामने वाली साइड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर ये भी अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ए, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, दोनों के डायरेक्शन सेम। ठीक, ऐसे ही ये किसको रिप्रेजेंट करे तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। ये क्या हो जाएगा? बी। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये थीटा, तो ये भी थीटा, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो यहां पर, तो आप इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले को, ये थीटा, ये बी, ये थीटा,
ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बोलो हो गया नहीं हो गया? अरे ये तो वही है जो पढ़ चुके हैं अपन सारे लॉस से पहले। यस, ये वही है। देखो, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब मुझे इस लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी की लेंथ निकालनी है, तो बच्चों याद है मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना। और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है। इस रिजल्टेंट का अगर ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है, आपको ये सारी चीजें अच्छे से निकालनी आती हैं। पूरा डेरिवेशन कराया जा चुका है। कितना रिजल्टेंट आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, बोलो, बी स्क्वायर। दोबारा करें क्या, चलो दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करते हैं। इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, आर से। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को इधर लिख लिया, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को अलग जोड़ दिया। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो मेरे पास टर्म क्या बचा, आप देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ हो गया। एंगल निकालना है तो वही, इस ट्रायंगल को देखो, tan अल्फा, इसके सामने वाली क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया बच्चों पैरेललोग्राम लॉ, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ। बढ़िया से अच्छे से समझ के इसको नोट करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो। चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे। पैरेललोग्राम लॉ, चलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं बेटा। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, दो वेक्टर है हमारे पास, ए और बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अब देखो, मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर आप ध्यान दो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमें दो वेक्टर दे दिए, तो इसका मतलब वेक्टर ए की लेंथ फिक्स हो गई, वेक्टर बी की लेंथ फिक्स हो गई, ठीक है ना। तो दो वेक्टर हमारे पास आ गए, फिक्स हो गई। चेंज क्या हो सकता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। चेंज क्या हो सकता है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। और हमें ये बोल दिया भाई ए और बी के मैग्नीट्यूड में आपको कोई चेंज नहीं करना, तो ए एंड बी ये क्या हो गए? फिक्स्ड हो गए। ये क्या हो गए? फिक्स्ड, कांस्टेंट कर दी इनकी वैल्यू, भाई ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। आपको दो वेक्टर दे दिए जिसमें से एक की लेंथ है ए और दूसरे वेक्टर की लेंथ है बी। अब रिजल्टेंट निकालो, तो आप रिजल्टेंट का जनरल फॉर्मूला यूज करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ए और बी की वैल्यू तो होगी फिक्स। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? हम ऐसा क्या करें कि इनका रिजल्टेंट क्या हो जाए? मैक्सिमम। क्या करें? वही करेंगे जो कर सकते हैं, क्या ना करें जो नहीं कर सकते। ए और बी की लेंथ हमें फिक्स कर दी है, इसको चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज कर सकते हैं? थीटा को। थीटे को हाथ लगाया तो कौन चेंज हो जाएगा? cos थीटा। यानी कि हम ए और बी में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो आर मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि ए और बी में तो कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते हम। हाँ, थीटे में चेंज कर सकते हो आप। तो थीटे में कुछ इस तरह से चेंज करें हम कि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो फिक्स हैं। अरे हैं कि नहीं? cos थीटा की वैल्यू चेंज कर दो, ऐसी कर दो जो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। ओके, चलो भाई, रिजल्टेंट मैक्सिमम करने के लिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। बेटा ये चीजें याद रख लेना। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, 0 से लेके 90 तक के सारे एंगल्स की वैल्यू, जो स्टैंडर्ड एंगल है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये आपको याद होनी चाहिए। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यस, तो अगर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो रिजल्टेंट कितना आएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। मान लो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, तो रिजल्टेंट आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूट, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इस रूट में तो ये हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा, r इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? a प्लस बी। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है बेटा? a प्लस बी। मतलब मैं तुमसे पूछूं कि बेटा अगर a की लेंथ 4 है, b की लेंथ 3 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ सकता है? आप बोलोगे सर 7। बेटा 8 नहीं आएगा। नहीं सर, 8 नहीं आएगा, मैक्सिमम 7 ही होगा। तो दो वेक्टर्स का मैक्सिमम हमें पता चल गया, 4 और 3 का कितना हो गया? 7। यानी कि 4 और 3 का रिजल्टेंट 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, लेकिन ये मैक्सिमम हुआ कब? जब cos थीटा की वैल्यू 1 हुई। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा कितना होता है? 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 की वैल्यू ही 1 होती है। इट मींस थीटा की जगह कौन था? 0। तो थीटा 0, और थीटा इज द डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स। और तो थीटा 0 का मतलब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं। तो थीटा 0 का मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे? पैरेलल। दोनों वेक्टर्स कैसे? पैरेलल। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। ऐसे।
4 3। पहला रो में तो कितना आएगा, मैं 4 मीटर ऐसे चला, ऐसे 1 2 3 4, फिर 3 मीटर और आगे चला 1 2 3, मैक्सिमम मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना 7 मीटर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। बोलो यस। तो ये बात अपने को बेटा जम गई है ना, ये बात जम गई अपने को, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। बेचारा पैरेललोग्राम कैसा हो जाएगा, यानी कि ऐसा होता है ए, ये बी, अगर इसका पैरेललोग्राम बनाए हम तो ये होगा रिजल्टेंट। तो ए और बी के बीच में अगर हम एंगल कम करेंगे तो इसको ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, ठीक है, ऐसे दबाते चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो देखो इसके हेड पर ये वाला जो बी है, ये भी बी होगा, ये भी, ये ए है, ये बी है। अगर हम इसको ऐसे दबाते चलेंगे तो देखो ये ए है, तो दबेगा कौन, ये बी ऐसे लेटता जाएगा। अगर हम ए और बी के बीच का एंगल कम कर रहे हैं तो इसका मतलब एक तरह से इसकी शेप ऐसे होती चल रही है, और आप देखो बी ऐसे सीधा होता जाएगा, तो देखो कैसी शेप बन जाएगी, ऐसे, ये ए, ये बी, और इसी के ऊपर कौन आ जाएगा यहां पर आर। तो आर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, नहीं तो बाकी चीजें मैं समझा ही चुका हूं। समझ आया बच्चों? यही वो रीजन है कि अगर हम एक बॉडी पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएं 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना होता है 8 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना होता है 8 न्यूटन, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होगा, cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, और आर मैक्स कितना होगा बेटा हमारा a प्लस बी। आर मैक्सिमम कितना होगा a प्लस बी। तो ये ऐसे करके ए और बी, ठीक है ना, ये पॉइंट ऐसे लेटता जाएगा बी, जब इसको एंगल कम करेंगे ए और बी के बीच का, तो ये पॉइंट ऐसे लेटता जाएगा, और ये ए और बी, और ये आर भी क्या जाएगा, बिल्कुल यूं लेट जाएगा, किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। चलो फटाफट नोट करो। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, सेकंड पॉइंट, वापस से हमें दो वेक्टर दिए ए और बी, ये ए वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर दे दिया, दोनों के बीच का एंगल दे दिया थीटा। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, इनको ऐड करने के बाद मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि इनकी मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब cos थीटा मिनिमम होगा तो आर भी मिनिमम होगा, cos थीटा मिनिमम होगा तो आर भी मिनिमम होगा। और cos थीटा मिनिमम कितना होता है, -1। cos थीटा मिनिमम कितना होता है, -1। जब cos थीटा की वैल्यू -1 होगी तो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको क्या कर देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर देगा। क्या कर देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो r इज इक्वल टू ये किसका फॉर्मूला हो गया, a डिफरेंस b का होल स्क्वायर, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर। और जब इसका रूट हटाएंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी a माइनस बी या फिर b माइनस a। तो r मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी या b माइनस a। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा a इज इक्वल टू 4 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, तो इनका मिनिमम रिजल्टेंट
कितना आ सकता है? तो आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस ले लो 4 - 3, तो आर मिनिमम कितना हुआ 1। आर मिनिमम कितना हुआ 1। इसका मतलब 4 और 3 का रिजल्टेंट 1 से कम नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता और 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि रिजल्टेंट a - b से लेकर a + b तक हो सकता है। ठीक है, a - b से लेकर a + b तक हो सकता है। मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू a - b से बड़ी होगी या a - b के बराबर होगी, और a + b से छोटी होगी या a + b के बराबर होगी। यानी कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस रेंज में लाई करता है, a - b से लेकर a + b तक। या तो a - b के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, a + b के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। अब बात आई कि cos थीटा मिनिमम तो हो गया -1, लेकिन ये cos थीटा मिनिमम जो cos थीटा -1 है, ये होता कब है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 180 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री। ओहो, यानी कि a इधर b इधर, यानी कि ये 180। हाँ बेटा, ओहो सर ये तो एंटी पैरेलल हो गए। यस, दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम होता है। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम होता है। कितना होता है? a डिफरेंस b। तो a + b कब? थीटा = 0। a - b कब? थीटा = 180 डिग्री। थीटा = 180 डिग्री। हाँ, यानी कि 0 पे मैक्सिमम, थीटा = 0 पे रिजल्टेंट मैक्सिमम, थीटा = 180 पे रिजल्टेंट मिनिमम। यानी कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टेंट डिक्रीज हो रहा है, और cos थीटा भी डिक्रीज हो रहा है। देखो, थीटा 0 पे cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम, और थीटा 180 पे cos थीटा की वैल्यू मिनिमम। यानी कि 0 पे cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम, है ना। यानी कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे cos थीटा कम हो रहा है। कब तक? अप टू 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री तक ये सीन चलता है। उसके बाद फिर वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। 180 के बाद जैसे और एंगल बढ़ेगा तो फिर से थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, 180 से और ज्यादा बढ़ेगा, फिर cos थीटा बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। 180 तक क्या होगा? जैसे थीटा बढ़ रहा है 0 से 180 तक, तो cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है। 180 पे पहुंची थीटा की वैल्यू, अब 180 से जैसी थीटा की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी, अब cos थीटा बढ़ना शुरू होगा। तो 0 से लेकर 180 तक cos थीटा की वैल्यू कम होती है, 180 के बाद cos थीटा की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो थीटा बढ़ेगा, cos थीटा कम होगा, रिजल्टेंट कम होगा। यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ज्यादा होगा तो उसका रिजल्टेंट कम होगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। देखो, थीटा जब 0 है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट, जब थीटा = 180 है तो मिनिमम रिजल्टेंट। यानी कि जैसे जैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बढ़ेगा 0 से 180 तक, तो रिजल्टेंट कम होगा, है ना। 0 से 180 तक रिजल्ट थीटा बढ़ेगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बढ़ेगा तो रिजल्टेंट कम होगा, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम होगा, कम होता जाएगा तो रिजल्टेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट कम होगा, थीटा कम होगा तो रिजल्टेंट बढ़ेगा। थीटा बढ़े रिजल्टेंट कम हो, थीटा कम हो रिजल्टेंट बढ़े। कब तक? अप टू 180 डिग्री तक। कहां से? 0 डिग्री से 180 तक ये सीन चलेगा, उसके बाद ये सीन उल्टा हो जाएगा।
समझ में आई बच्चों बात? तो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल अगर बढ़ता है तो रिजल्टेंट कम होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम होता है तो रिजल्टेंट बढ़ेगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बढ़ेगा, रिजल्टेंट कम होगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम होगा तो रिजल्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, एंगल बढ़ेगा रिजल्टेंट कम होगा, एंगल घटेगा रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस बात को कुछ ऐसे भी तो समझ सकते हैं हम, पैरेललोग्राम से। देखो देखो, अगर ये एंगल हम कम करेंगे ये, तो देखो रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर ये एंगल बढ़ा देंगे हम, देखो मान लो मैंने इतना बढ़ा दिया एंगल, ए और बी के बीच में ये एंगल बढ़ा दिया, तो देखो ये वही तो डायगोनल हो गया, इस डायगोनल की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। देखो अगर एंगल कम है, तो रिजल्टेंट ज्यादा है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल बढ़ गया। और अब पैरेललोग्राम बनाओ तो उसी पॉइंट से पास होने वाले डायगोनल की लेंथ अब कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आई बच्चों? यस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो देखो पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे आप? ए बी, ये पैरेललोग्राम बनेगा और ये उसका रिजल्टेंट होगा। दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो डायगोनल होगा इसकी लेंथ दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट हो गया ए स्क्वायर प्लस, और आप सिंपल ज्योमेट्री से भी देखो, ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो ये ए, ये बी, तो ये भी बी। तो रेक्टेंगल का डायगोनल कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट है। समझे? देखो 90 डिग्री पे, इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है ना? ये थर्ड केस हो गया आपका। और समझो, थर्ड केस हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं। देखो आप एक चीज नोट करो, एक बात नोट करो आप, कि हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है, तो वेक्टर्स के एंगल 90 डिग्री से कम है, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव।
और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहां पे प्लस की जगह माइनस आना शुरू हो जाएगा, है ना, प्लस की जगह क्या आना शुरू हो जाएगा बेटा, माइनस। ठीक, और समझो, ये देखो, ये पैरेललोग्राम, ये रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब इमेजिन करो एक बात को, अगर ये लेंथ ए ऐसा नहीं होता, ए की लेंथ कुछ इतनी होती और बी की लेंथ इतनी ही रहती, तो आप कैसा पैरेललोग्राम बनाते? ये पैरेललोग्राम बनता बनता नहीं बनता? देखो, अगर मैं ए की लेंथ बढ़ा दूं और बी की उतनी ही रहने दूं और दोनों के बीच के एंगल जो है इतना ही रहे, थीटा, तो आप देखो क्या फर्क पड़ रहा है आपको, क्या चीज चेंज हो रही है, बोलो क्या चीज चेंज हो रही है? ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया मैंने, लेकिन दोनों के बीच का एंगल सेम रखा और बी की लेंथ सेम रखी, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, एक तो ये जो रिजल्टेंट है इसकी लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और वो तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से हमें पता ही चल रहा है, अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्टेंट भी बढ़ जाएगा, और रिजल्टेंट बढ़ जाएगा तो रिजल्टेंट बड़ा हो जाएगा, डायगोनल की लेंथ बढ़ जाएगी। एक और चेंज आप देखो, अच्छा आप सोच के बताओ, ये θ1 और ये θ2, बताओ विच इज ग्रेटर, कौन ज्यादा होगा? यस, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ये थीटा ज्यादा है, ये थीटा कम है। अगर मैं ए की लेंथ और बढ़ा दूंगा तो θ2 की वैल्यू और कम हो जाएगी, θ2 की वैल्यू और कम हो जाएगी। इससे हमें एक बात समझ में आई बच्चों, इससे हमें क्या आई, एक बात समझ में आई कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, उसमें जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर से ज्यादा होता है, रिजल्टेंट वेक्टर उसी वेक्टर की तरफ झुका होता है। यानी कि ए और बी में अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसकी तरफ झुका होगा, ए की तरफ, और ए के साथ उसका एंगल क्या होगा, कम, यानी कि ए के साथ उसकी डायरेक्शन का डिफरेंस क्या होगा, कम, और ये किसकी तरफ झुका होगा, ए की तरफ, है ना। तो हम इस बात को एक कंक्लूजन बनाकर ये लिख सकते हैं कि द रिजल्टेंट वेक्टर tilts towards the vector of larger magnitude। अब बात आएगी तुम्हारे दिमाग में कि सर अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो देखो, ये ए ये बी, अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो रिजल्टेंट, ये स्क्वायर बन गया ना, रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर ए की वैल्यू बढ़ा दी या सपोज मैंने बी की वैल्यू बढ़ा दी तो देखो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अगर मैंने बी की वैल्यू यहां से बढ़ा दी, इतनी कर दी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, देखो बी बढ़ जाएगा, ये बी बढ़ गया, ए उतना ही रहा, तो रिजल्टेंट होगा जो डायगोनल होगा वो किस तरफ शिफ्ट हो गया, देखो इस तरफ, तो इसका बी के साथ एंगल कम हो गया, बी के साथ एंगल कम हो गया, मतलब रिजल्टेंट हमेशा बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ झुकता है, रिजल्टेंट हमेशा बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ झुकता है। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट नोट करो इसको, चलो फटाफट इसको लिख ले, नोट करो, और आज का लेक्चर फिर यहीं तक।
उसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।